सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुमित सर 24 फरवरी 2025 को होने वाले एग्ज़ाम का एक महामैराथन वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप एक ही वीडियो से 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक आसान ट्रिक के माध्यम से बना पाएंगे। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। तो साथी, आपके सिलेबस के हिसाब से रस दो हैं। पहला हास रस, दूसरा करुण रस। अब एक एक रस को आसान तरीके से पढ़ेंगे और उसे पहचानने का ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम हास रस को पढ़ेंगे, हास रस पहचानने की ट्रिक भी देखेंगे। तो हास रस का स्थायी भाव हास है। बच्चे, आपको याद रखना है, हास रस का स्थायी भाव हास है। हास रस की पहचानने की ट्रिक क्या है? जब बच्चे पंक्ति में विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, मुस्कान, हंसी आदि की बात की जाए तो वहाँ पर हास रस होगा। वेशभूषा का मतलब बच्चे यहाँ पर हुआ कि पहनावे से, आकार से किसी व्यक्ति की। तो बच्चे, हमने क्या पहचान बताई इसकी? अगर कहीं पर आपको जिस पंक्ति में विकृत रूप दिख रहा है, आकार की बात हो रही है, वेशभूषा की बात हो रही है, मुस्कान की बात हो रही है, हंसी की बात हो रही है, वहाँ पर तुरंत आपको हास रस मार देना है। दूसरा बच्चा कौन सा रस है? करुण रस। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसे बच्चे आपको याद रखना है। हास रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो करुण रस पहचानने की ट्रिक क्या बच्चे? जहाँ पर जिस पंक्ति में शोक दिखे, दुख दिखे, बिछुड़ना दिखे, विरह दिखे या रोने की बात आ जाए, जहाँ पर दुख हो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। सर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्रोध, दूसरा शोक, तीसरा दिया हास रस, चौथा दिया है भय रस। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बच्चे, अभी आपको बताया गया है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। हास रस का स्थायी भाव है। हास रस का स्थायी भाव है। तो पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा है शोक, तीसरा है हास, चौथा है भय। तो बच्चे, हास रस का स्थायी भाव हास है। ऑप्शन नंबर गा को लॉक कर दिया जाए। सर आगे बढ़ते हैं। नाना नाना वाहन नाना, वैसा विषे शिव समाज ने देखा। तो बच्चे, यहाँ पर देख लो आप, वैसा आ गया, भेष की बात आ गई। और जहाँ पर बच्चे हमने कहा भेष की बात आ जाए और रूप की बात आ जाए, हंसने की बात आ जाए, वहाँ पर तुरंत कौन सा रस मार देना? हास। बच्चे, हमने यहाँ भेष से समझ लिया कि ये कौन सा रस है? हास रस है। नेक्स्ट है राम राम कह तनु परिहर रघुवर बिरह। तो बच्चे, आपको बताया गया था जब बिरह आ जाए तो वहाँ पर कौन रस हो जाएगा? करुण रस। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। बच्चे, पूरा पंक्ति पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आपको जो शब्द बताए गए, अगर वो शब्द याद है, तुरंत देखकर आप रस को पहचान सकते हैं। शोक बिकल रोहें सब रानी। बच्चे, यहाँ पर रोने की बात हो रही है। तो बिलाप कर रहे हैं बच्चे, तो दुख है। तो बच्चे,
कौन सा रस हो जाएगा? करोड़ रस। आगे बढ़ते हैं। जो देश बैठे नादर फूली, सहो देश तेह ना बिलोक की भूली, पुन पुन सह अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। बच्चे मुस्काही, मुस्कान आ गया तो मुस्कान आ जाए बच्चे, बताया गया था, तो हास रस होगा। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट है, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो बच्चे देह की बात आ गई है, मतलब शरीर की, आकार की, मतलब किसी व्यक्ति के बता रहे हाथी जैसे शरीर है, तो यहाँ पर मुस्कान की बात आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हंसने वाली बात कही दी गई है, तो यहाँ पर हास रस हो जाएगी। आपको अभी ट्रिक में भी बताया गया था आकार, तो यहाँ पर व्यक्ति के आकार की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर हास रस हो जाएगा। विघ्न के वासी, उदासी तपोधरी, महाबिन नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो बच्चे यहाँ पर दुख तो है, यहाँ बताया जा रहा है एक पंक्ति से, बट यहाँ बच्चे आपको अगर पूरा पढ़ाया जाता तो यहाँ पर हास रस होता है, इसलिए यहाँ पर हास रस ही आपको मारना है, याद रखना है, नहीं दुख देख कर आप करोड़ मार दो। बच्चे यहाँ पर हास रस है। हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मतलब यहाँ पर दुख है, कह रहा हम तुम्हारे बिना बहुत दिन से जी रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस है? करोड़ रस है। हंस हंस भांजे, बच्चे यहाँ पर हंसने की शुरू में ही बात कर दी गई है, जब हंसने की बात हो रही है तो बच्चे यहाँ पर हास्य होगा। नेक्स्ट, अब बच्चे हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार की एक नैनो सेकंड वाली ट्रिक लेकर आए हैं, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चे अलंकार क्या है? अलंकार हमारे सिलेबस के आधार पर 3 हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले बच्चे हम उपमा अलंकार को देखेंगे। उपमा अलंकार क्या है? तो उपमा अलंकार पहचानने की ट्रिक, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए बच्चे, योजक आए और योजक के साथ सा सी से सरिस सम आए, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। बच्चे हमने क्या ट्रिक बताई? जब पंक्ति में योजक आए और सा सी से सरिस सम आए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे हरिपद कोमल कमल से, बच्चे हमने देखा योजक आया और से भी आया, इसलिए तुरंत यहाँ मार देंगे उपमा अलंकार। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजय माला सी, बच्चे योजक आया और से आया, और आपको बताएगा सासी सरिस सम आए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, इसलिए बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। कोई डाउट सर? नो डाउट। बच्चे हम समझेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पहचानने की ट्रिक क्या है? जब पंक्ति में योजक आए लेकिन सास सी सरिस सम ना आए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। बच्चे हमने उपमा में क्या होता है? योजक आए, योजक आए और सासी सरिस सम भी आए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और बच्चे लेकिन जब योजक आए और सासी सरिस सम न आए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे हर जननी मैं बालक तेरा, बच्चे योजक तो आया बट कहीं पर सासी से सरिस सम आया नहीं आया सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार।
चरण कमल बंदो हर राई। बच्चे योजक आया लेकिन सासी सरिसम नहीं आया, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब समझेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चे उत्प्रेक्षा अलंकार की तो एक नैनो सेकंड की ट्रिक है। जब पंक्ति में मनु, मानो, जन, जानो, मनहु, जनहु आदि शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे बच्चे नेत्र मानो कमल है, बच्चे यहाँ पर मानो आ गया तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि आपको बताया था ये वाक्य दिखे, ये मतलब शब्द दिखे तुरंत आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बता देना है। सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परायो प्रभात। तो बच्चे यहाँ पर मनो आ गया, इससे हम तुरंत समझ गए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। सर आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट? नो डाउट। अब बच्चे हम क्वेश्चन को करते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो बच्चे कौन सा अलंकार होगा? सर इसमें सरिस आ गया है, तो सरिस जब हमने देखा तुरंत उपमा अलंकार लगा दिया, क्योंकि हमने आपको उपमा बताया गया था सा सी सरिस सम आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। चरण कमल बंदो हर राई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो बच्चे आप यहाँ देख सकते हो योजक आया बट सासी सरिस सम नहीं आया, इसलिए बच्चे यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कोई डाउट सर? नो डाउट। नेक्स्ट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो बच्चे योजक आया और सासी सरिस सम नहीं आया, तो तुरंत हम मार देंगे बच्चे रूपक अलंकार। अगर बच्चे आपको तुक्का ही लगाना है तो रूपक उपमा उत्प्रेक्षा में से किसी एक को मारना। यमक हम कभी नहीं मारेंगे, न अनुप्रास मारेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जो सिलेबस में है उसी को तुक्का मारना है बच्चे। नहीं, आपको यहाँ पर एक नैनो सेकंड की ट्रिक बताई जा रही है, आप वैसे ही समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से मनो झूम रहे हैं तरोमंद पवन के झोंकों से। तो बच्चे यहाँ पर मनो आ गया, अब बच्चों हमने मनो देखा तुरंत मार दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको अभी बताया गया था मन मनो जन जानो आदि दिखे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई डाउट सर? नो डाउट। रूपस तेरा घन केस पास में अलंकार है, तो बच्चे ना यहाँ पर मन आया न मानो आया, तो बच्चे उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, यमक हमारे सिलेबस में है नहीं, तो बच्चे या तो रूपक होगा या तो उपमा होगा। तो बच्चे उपमा तो है नहीं क्योंकि सा सरिस सम नहीं आया, तो बच्चे ये वाला ऑप्शन भी हटा देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे? रूपक अलंकार। कोई डाउट सर? नो डाउट। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चे योजक आया तुरंत मार देंगे रूपक अलंकार। कोई डाउट सर? नो डाउट, क्योंकि सासी सरिस सम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। बच्चे सी आ गया तुरंत मार दिया उपमा अलंकार। कोई डाउट सर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं।
जो आँखिन सब देख आँख ना देख जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चे ज्यों आ गया, जन जानो आ जाए बच्चे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई डाउट सर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम छंद देखेंगे। बच्चे आप छंद से बहुत डरते हो, तो आज से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे छंद जो हमारे सिलेबस में है दो है, एक तो रोला, दूसरा सोल्ठा। बच्चे इसके ट्रिक को हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे रोला आ गया। तो बच्चे रोला जो है यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। तो बच्चे आपको याद रखना है, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। बच्चे आप देख सकते हो, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, मतलब 4 लाइनें हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। कुल मात्राएं 24 होती हैं। तो बच्चे इसको अब अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो बच्चे क्या बताया गया है कि रोला एक सममात्रिक छंद है, ये आपको याद रखना है। बच्चे इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो बच्चे अगर यहाँ तक हम गिनेंगे तो 11 मात्राएं हो जाएगी। बच्चे इसमें कितने हो जाएगी? 11। और बच्चे इधर हम यहाँ तक गिनेंगे तो इसमें 13 हो जाएगा। और 11 प्लस बच्चे हम अगर 13 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो बच्चे वही लिखा कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं और कुल मात्राएं 24 होती हैं। ऐसे बच्चे सारे पंक्ति में होगा। इसमें भी 11 होगा, इधर 13 हो जाएगा। तो कोई डाउट सर? नो डाउट। अब क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अब बच्चे इसके ट्रिक को पहले हम जान लेते हैं। तो बच्चे आपको क्या बताया गया था? रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं और कुल 24 मात्राएं हैं। अब बच्चे इसकी ट्रिक क्या है, इसको आप समझे। तो बच्चे ट्रिक है, पंक्ति में अगर दीर्घ मात्रा, मतलब बड़ी ई की मात्रा बच्चे यहाँ पर होगी, बड़ी ई की मात्रा दिखे, बड़ी ई आप समझ रहे बच्चे, बड़ी ई की मात्रा आपको दिखे तो बच्चे वहाँ पर रोला हो जाएगा। और बच्चे पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। बच्चे एक बार हम फिर समझा देते हैं। बच्चे पहला चरण होगा, इसमें 11। बच्चे दूसरा चरण है, इसमें 13 होगा। इधर क्या होगा बच्चे? 11। फिर बच्चे तीसरे में 11 होगा और फिर बच्चे इधर 13 होगा। तो बच्चे आपको जब पहले 11 आता है फिर 13 आता है, पहले 11 आता है फिर 13 आता है। तो बच्चे आपसे अगर पूछे पहले तो बच्चे 11 मार देना है, बच्चे दूसरे बोले तो 13 मार देना है। कोई डाउट? नो डाउट। सर बच्चे हम पंक्ति को कैसे पहचानेंगे, रोला है कि सोल्ठा है? अगर बच्चे बड़ी की मात्रा दिखे, बड़ी की मात्रा पंक्ति के अंत में बड़ी की मात्रा देखें तो आप तुरंत आंख मूंद कर रोला मार दीजिएगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम सोल्ठा देखेंगे। सोल्ठा एक अर्धमात्रिक छंद है। बच्चे रोला क्या था? सममात्रिक छंद था। सोल्ठा एक अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। बच्चे वही बात है, प्रथम और तृतीय में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थांश में 13-13 मात्राएं होती हैं। बच्चे सोल्ठा छंद पहचानने की ट्रिक क्या है? पंक्ति में राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड मतलब एक जैसे वर्ड, जैसे खाना पीना, एक जैसे बच्चे, जैसे यहाँ पर लेख देख, सदन बदन, अंदर राइमिंग वर्ड दिखे तुरंत आपको सोल्ठा मार देना है। सर कैसे? नहीं समझ में आए, अभी आप समझ में जाओगे।
समझ जाओगे। तो सोल्ठा क्या है बच्चे, जो सुमिरत सिद्ध होय। बच्चे यहाँ पर होय आ गया। गणनायक करवर बदन, बदन आएगा। करवर अनुग्रह सोय। तो बच्चे हमने कहा सोय होय, मतलब राइमिंग वर्ड आएगा रहा, यहाँ सो आ गया, यहाँ हो आएगा। पंक्ति के अंत में देख लो बच्चे, यहाँ सदन आया, यहाँ बदन आया, मतलब एक जैसे वर्ड दिखे जिसे राइमिंग वर्ड बोला जाता है, तुरंत आपको सोल्ठा मार देना है। जैसे बच्चे इस पंक्ति में देखेंगे गहन दहन, राइमिंग वर्ड आ गया, तुरंत हम बच्चे सोल्ठा मार देंगे। कोई डाउट? ऐसा आसान तो कोई सर बताएंगे ही नहीं। सर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक भी करें। अब बच्चे हम क्वेश्चन करेंगे। सुन केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपट, विषय करुणा एन चित जान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बच्चे आपको पता है कि हमारे सिलेबस में दो ही छंद है, एक तो रोला है, दूसरा सोल्ठा है। तो बच्चे दोहा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, न चौपाई, या तो रोला होगा या तो सोल्ठा होगा। तो बच्चे आपको रोला के लिए बताया गया था बड़ी ई की मात्रा दिखे, बड़ी ई की मात्रा, और सोल्ठा के लिए बताया गया था राइमिंग वर्ड। तो ना बच्चे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा तो है नहीं, तो बच्चे जब बड़ी ई की मात्रा नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्ठा हो जाएगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं बच्चे। राइमिंग वर्ड आपको दिख रहा है बैन एन, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जिनके आगे ठहर सकें जंगी ना जहाजी, हाँ यही वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बच्चे बड़ी ई की मात्रा दिखाना बच्चे, बड़ी ई की मात्रा। सर बड़ी ई की मात्रा दिखेगा तुरंत रोला हो जाएगा। बच्चे आपको चौपाई दोहा कभी नहीं ऑप्शन में मारना है, ये बात आपको याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करवर बदन, करो अनुग्रह सोय। बच्चे सोय आ गया, होय आ गया, सदन आ गया, बदन राइमिंग वर्ड आ गया। सर राइमिंग वर्ड दिखे तुरंत सोल्ठा मार देना। सर आगे बढ़ते हैं। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मण आह, व्योम सुध सख देख। बच्चे लेख देख राइमिंग वर्ड, आह राह, मतलब बच्चे, और इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। बच्चे आपको पहले आपको बताएगा, जब पहले कह देगा तो 11-11। तो बच्चे यहाँ पर पहले की बात आ गई ना, तो 11-11। अगर बच्चे हमने कहा दूसरे की बात आ जाएगी तुरंत 13-13। तो बच्चे यहाँ पर क्या दिखा, पहले, यहाँ पहले दिखा, इसलिए बच्चे यहाँ पर 11-11 मात्राएं होगी। और बच्चे ये कौन सा, मतलब अगर पूछ लिया जाए कौन सा छंद है, तो बच्चे राइमिंग वर्ड है, तो सोल्ठा हो जाएगा। कोई डाउट? सर नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्रा है। बच्चे हमने कहा अगर दूसरे दिखे, पहले कहेगा तो 11, अगर दूसरे देखे तो 13-13। तो बच्चे यहाँ पर दूसरे बोला है ना, तो बच्चे दूसरे पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं बच्चे, 13 हो जाएगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बच्चे आपको बताएगा प्रत्येक, तो 24 बताया गया था बच्चे। क्या हो जाएगा? 24, क्योंकि बच्चे 11 और 13 होती हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 24। आगे बढ़ते हैं।
रोला छंद में कुल चरण होते हैं, तो बच्चे 4 चरण होते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया गया था। और रोला एक सममात्रिक छंद है, सोल्ठा एक अर्धमात्रिक समछंद है, ये भी आपको याद रखना है। सोल्ठा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? बच्चे पहले बोल दिया, पहले में 11 हो जाएगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। सोल्ठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे बोला बच्चे, पहले और तीसरे, तो बच्चे पहले बताएगा तो 11 आपको बताया गया था, 11। कोई डाउट? बच्चे पहले देखो तुरंत 11, दूसरे देखो तुरंत 13। कोई डाउट सर? नो डाउट। अब बच्चे उपसर्ग पढ़ेंगे। बच्चे उपसर्ग, जो किसी उपसर्ग बच्चे एक नाम और है शब्दांश, जो किसी शब्द के आरंभ में मतलब पहले, शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जिसे बच्चे पार में आ पहले जुड़ गया, अपार हो गया। ज्ञान में बच्चे आ तो अज्ञान हो गया, तो बच्चे इसे उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चे आपको बता दें, आपके सिलेबस में 11 उपसर्ग है। एक बच्चे आ अन है, सा है, सु है, अधि है, अनु है। तो बच्चे आप देख सकते हो, इसमें आ मतलब उपसर्ग लगा है, और बच्चे यहाँ पर आ लगा है, अन लगा है, अनमोल लगा है मतलब अन। बच्चे यहाँ पर साह लगा है, साह लिखा उपसर्ग साह। जो आगे लगे हों सु, 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 यहाँ बच्चे अधि है, ये बच्चे सब उपसर्ग हैं। तो बच्चे आपको 11 उपसर्ग दिए गए हैं। तो बच्चे कुछ उपसर्ग इधर लिए गए हैं, 11 उपसर्ग हैं। अगर बच्चे आप ये 11 उपसर्ग याद कर लेते हैं, बच्चे याद नहीं करना, पहचानना है। तो बच्चे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं, आपके 11 उपसर्ग हैं। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अभ्यागत में उपसर्ग है। तो बच्चे अभ्यागत में, तो बच्चे आगे कौन सा वर्ड लगा है? तो बच्चे आ नहीं माने जाएगा, भ्यागत। अगर हम बच्चे आ निकाल लें, जिसे बच्चे हम आ निकाल लें, बहुत लोगों को लगता होगा सर आ है इसमें, आ नहीं बच्चे, यहाँ उपसर्ग अभी है। कौन सा है बच्चे? अभी। कैसे सर? अगर बच्चे हम यहाँ पर आ निकाल लें, आ को निकाल लें, तो पीछे क्या बचेगा? तो आप कहोगे पीछे भ्यागत बचेगा। और भ्यागत बच्चे कोई शब्द होता है? आप ही बताओ सर, भ्यागत कोई शब्द नहीं होता है। तो बच्चे यहाँ अभी निकालने तो बच्चे आगत पीछे बचेगा। अगर अभी पीछे, आगत एक शब्द है, अच्छा लगता है, भ्यागत कोई शब्द है नहीं, तो आ नहीं होगा, इसलिए अभी होगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। अपव्यय, अपव्यय सर, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। तो बच्चे आ इसमें भी नहीं लगा है, क्योंकि सर अगर आ हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाव्यय। बच्चे कोई शब्द नहीं है। अगर बच्चे अप बाहर निकालें, अप, तो पीछे क्या बचेगा? व्यय। और व्यय में क्या होता है? खर्च। तो बच्चे एक शब्द बन गया, इसलिए अप निकालो, ये उपसर्ग हो जाएगा। बच्चे कहने का मतलब हमारा ये है कि आप उसको बाहर निकालो जिससे पीछे कोई शुद्ध शब्द बच जाए, वही उपसर्ग होता है। जैसे बे एक शुद्ध शब्द है, पव्यय कौन सा शब्द है? कोई शब्द नहीं है। कोई डाउट सर? नो डाउट। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बच्चे क्या हो जाएगा? उप। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। सर आगे बढ़ते हैं। उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। बच्चे कह रहा उप से, उपसर्ग से बना, तो उपदेश तो है बच्चे, उपनाम भी है, उपवन भी है, बच्चे ऊपर नहीं है, इसमें उप उपसर्ग नहीं लगा है। बच्चे यहाँ नहीं पूछा, ये ध्यान रखना है। सर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण में बच्चे, तो बच्चे परि, परि आपका उपसर्ग लगा है। कोई डाउट सर? नो। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन। तो बच्चे यहाँ पर निर का उपयोग किया गया है, विसर्ग निर। अगर बच्चे हम निर निकालेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? जन बच जाएगा। तो बच्चे एक शुद्ध शब्द बच गया ना, तो बच्चे निर, ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है बच्चे, सुदर्शन में। तो बच्चे अगर हम सु बाहर निकाल लेंगे तो पीछे दर्शन बचेगा, एक शब्द बन गया, इसलिए आपका सु उपसर्ग होगा। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन में तो बच्चे आ का, पीछे गमन हो जाए, गमन में सुता जाना, तो बच्चे आ। कोई डाउट सर? नो डाउट। अब बच्चे हम समास देखेंगे और समास की एक बेहतरीन ट्रिक भी जानेंगे। तो बच्चे हमारे सिलेबस में समास 4 हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास। अब बच्चे एक एक समास को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके ट्रिक को भी देखेंगे। बच्चे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की ट्रिक क्या है बच्चे? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान मतलब हम दोनों का कुछ महत्व होता है। जैसे बच्चे जितना हम अपने माता को मानते हैं उतना ही अपने पिता को भी मानते हैं, दोनों को महत्व। ऐसा तो है नहीं कि हम मम्मी को मानते हैं पापा को नहीं, सर हम दोनों को मानते हैं ना। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमको दोनों को मानना पड़ेगा। और बीच में सबसे बढ़िया ट्रिक है कि योजक मिले तुरंत द्वंद्व समास। बच्चे नहीं समझ पाए तो बीच में अगर और आता है तब भी द्वंद्व समास, या विलोम शब्द दिखे तब भी द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बच्चे हमने बहुत ट्रिक बता दी। विलोम दिखे, योजक दिखे, दोनों पद प्रधान दिखे, तुरंत द्वंद्व समास, कोई ना कोई तो ट्रिक बच्चे याद ही रहेगी। जी सर। तो बच्चे जैसे माता पिता, बच्चे योजक दिखा, विलोम भी है, माता को उल्टा पिता। राम कृष्ण बच्चे योजक है, तो राम और कृष्ण। बच्चे इसका सब संध विच्छेद करेंगे, संध विग्रह मतलब समास विग्रह, बच्चे यहाँ समास विग्रह करेंगे तो बच्चे और बिच्चे में आ जाएगा, जहाँ पर योजक रहेगा और आ जाएगा। जैसे सुख दुख, तो बच्चे आप समझ गए द्वंद्व समास किसे कहते हैं? बीच में योजक आए या विलोम शब्द देखे, उल्टा शब्द, विलोम मीन्स उल्टा। राधा का रानी, यहाँ पर राधा का कृष्ण है, भाई का बहन है, पाप का पुण्य है, तो बच्चे वहाँ पर द्वंद्व समास, जहाँ पर योजक लगा हो। क्लियर बच्चे? द्विगु समास, द्विगु समास पहचाने के लिए, इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होगा। पूर्व मतलब पहला, आगे, आगे क्या संख्या लगाएगा। जैसे शताब्दी, तो मतलब सामी से 100, 100 के मतलब बच्चे आपको समझना 100 वर्षों का समूह। चौ मतलब 4, राह मतलब क्या है? 4 राहों का समाहार, मतलब पहले गिनती आए तो वहाँ पर द्विगु समास। अब बच्चे द्वंद्व में क्या था? विलोम। अब बच्चे यहाँ आप एक तरीका और समझ सकते हैं। बच्चे यहाँ पर दंत, पहले भी दंत दा है और आखिरी में दा है, तो इससे मतलब दोनों बराबर है ना, मम्मी पापा बराबर है। तो बच्चे आपको बताया गया है दंत पहचानने के लिए, समान दोनों एक जैसे हों तो वहाँ पर दंत, जैसे माता पिता, तो दंत। अब समझे आप दंत समास नहीं भूलोगे। द्विगु में पहला जहाँ पर संख्या दिखे तुरंत द्विगु समास। जैसे चौमसा, 4 मासों का समाहार, तो 4 आ गए, 4 मिस 4, 2 मिस 2 गिनती होती है, दोपहर, 2 पहरों का समाहार। कोई डाउट सर? अगर कहीं पे गिनती दिखे तुरंत द्विगु समास। कर्मधारय समास तो बहुत आसान है बच्चे, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद विश्लेषण और उत्तर पद विशेष हो, क्रमधारय समास कहलाता है। पूर्व पद बच्चे विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, क्रमधारय समास कहलाता है। तो बच्चे क्रमधारय समास की पहचानने की ट्रिक क्या है? विशेषता बताने वाले समास को क्रमधारय समास कहते हैं, मतलब विशेषता बताए। जैसे बच्चे नील गाय, मतलब कोई व्यक्ति बता रहा है कि नीला मतलब नील कमल है, बच्चे यहाँ पर नील कमल। तो बच्चे कोई बच्चा मतलब कोई व्यक्ति बता रहा है कि नीला क्या है? कमल है। पीताम्बर, पीला कपड़ा है, मतलब विशेषता बताई जा रही है कपड़े की।
मतलब कमल को बताया जा रहा विशेषता कि क्या है, नीला है। महात्मा बच्चे महान है आत्मा, महापुरुष महान है पुरुष, मतलब विशेषता बता दिया किसी का कि ये पुरुष बहुत अच्छा है, मतलब विशेषता बता रहे हो, गुण कह रहे हो, गुण गा रहे हो, तो बच्चे क्या हो जाएगा वहाँ क्रमधारय है समास। इतना आसान है बच्चे। बहुब्रीहि समास क्या है, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास को पहचानने का तरीका क्या है, जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे बच्चे लंबोदर, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश जी, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश जी। मतलब बच्चे यहाँ पर बहुब्रीहि समास का पहचान क्या है, मतलब किसी तीसरे, मतलब कोई तीसरा पद प्रधान हो, जब दो शब्द मिलकर तीसरा पद बनाते हैं। जैसे बच्चा लंबा और पेट मिलकर क्या गणेश जी को बता दिया, पीला और वस्त्र मिलकर क्या बता दिया गणेश जी को, मतलब पीला है कपड़ा किसका, गणेश जी का, मतलब दो लोग मिलकर तीसरे को बता रहे हैं। बताइए लंबोदर, देखिए लंबोदर मतलब क्या है, लंबा है पेट, पीताम्बर पीला है कपड़ा, त्रिनेत्र तीन है आँख किसके, शिव जी की, श्वेतांबर श्वेत है वस्त्र, अंबर मतलब क्या हुआ वस्त्र या किसके, सरस्वती, मतलब तीसरे व्यक्ति की प्रशंसा हो जाए या प्रशंसा की बात की जाए तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। सर अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। लाभ हान या हान लाभ में समास है, तो बच्चे विलोम शब्द दिखा, बच्चे विलोम, विलोम दिखेगा तो भाई एक समान है, ये हमने तय किया माता पिता, तो बच्चे दोनों समान में द्वंद्व में होते हैं विलोम, तो आपका ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। सर आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी, अब बताओ कौन सा समास है, तो बच्चे त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो बच्चे त्रि में तीन, अब बच्चे हमने कहा अब तीन आ जाएगा, गिनती आ गया, तो बच्चे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। सर इतना आसान है। सुख दुख में कौन सा समास है, बच्चे विलोम शब्द आ गया, योजक आ गया, समान शब्द हैं, तो बच्चे द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी मतलब पांच वृक्षों का समाहार, तो बच्चे पांच गिनती आ गया, द्विगु समास। सर आगे बढ़ते हैं। वेद पुराण, बच्चे योजक है वेद पुराण, द्वंद्व समास हो जाएगा, वेद का उल्टा पुराण, ऐसे भी समझ सकते हो। सप्त ऋषि का समास विग्रह कीजिए, तो बच्चे हो जाएगा सात ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि मतलब सात और ऋषियों का समूह। शताब्दी का समास विग्रह है, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। दशानन का समास विग्रह कीजिए, दशानन, 10 है मुख जिसके रावण, या दिशाएं हैं वस्त्र जिनके अर्थात नल, 10 है मुख जिनके विष्णु, कि 10 है आंखें जिनके पार्वती, तो दशानन मतलब 10 है मुख जिसके रावण, बच्चे रावण को दशानन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सर आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना का समास विग्रह कीजिए, तो बच्चे समान वर्ड, गंगा हमने कहा बच्चे जब योजक आएगा बीच में, योजक तो और लग जाएगा,
तो गंगा और यमुना समास विग्रह में। और कौन सा समास है बच्चे अगर पूछा जाए तो बच्चे द्वंद्व समास है। तिरंगा समास पद में, तिरंगा समस्त पद में समास है। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार। तिरंगा में कितने रंग है? 3। तो बच्चे गिनती आ गया, गिनती आएगा द्विगु। नेक्स्ट हर्ष विवाद में समास है। बच्चे योजक आ गया, तो बच्चे समान वर्ड विलोम शब्द तो द्वंद्व हो जाएगा। राम रहीम, राम और रहीम, बच्चे हमने कहा था इसमें और लग जाएगा योजक की जब। अब बच्चे हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं। अगर आप इसको याद करके चले जाओगे तो आपके यहीं से पर्यायवाची मिल जाएगा, जिससे आपका 1 अंक पक्का हो जाएगा। तो बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। पहला बच्चा अमृत का है। अमृत का अमी, सुधा, पीयूष, अमी होता है। अग्न का अनल, पावक, आग, दहन, ज्वाला होता है। आम के अम्र हो जाएगा बच्चे यहाँ पर। रसाल हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा। अश्व मतलब होता है घोड़ा बच्चे। वाहन है, बाजी, घोटक, तुरंग हो जाएगा। आकाश का बच्चे अंतरिक्ष, अंबर, आसमान, नभ, गगन, व्योम हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे आपको ये सारे पर्यायवाची याद करना है। तो वीडियो को रोक करके आप इसको याद कर लीजिए, या बच्चे आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे हम यहाँ पर एक एक बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो बच्चे आपको ये याद रखना है। अब बच्चे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वायु, समीर, बयार पर्यायवाची है। यहाँ पे जो पर्यायवाची है मतलब पर्याय है, मतलब किसका? तो वायु मतलब हवा का पर्याय है ना बच्चे। हवा का पर्यायवाची मतलब दूसरा नाम। वायु का दूसरा नाम क्या है? हवा। समीर, बयार। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। कहा था पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चे, मतलब इसमें 3 होंगे, एक नहीं है। तो भैया बच्चे भू भी कहा था पृथ्वी का, वसुधा भी कहते हैं, धारा भी कहते हैं, परसून नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दे जाए। नहीं पूछा है तो परसून नहीं होता है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चे। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना नहीं। तो बच्चे 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो बच्चे समुद्र को सागर भी बोलते हैं पर्यायवाची में, जलद ही बोलते हैं, और परावार परावार भी बोलते हैं। बट महीपति समुद्र का दूसरा नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग को लॉक कर दिया जाए। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बच्चे। यहाँ पर नहीं वाला बार बार पूछ रहा है। तो बच्चे बादल का, तो बादल को बच्चे जलद बोलते हैं, नीरद बोलते हैं, अम्बुद बोलते हैं। बट बच्चे सागर नहीं बोलते। सागर तो समुद्र को बोलते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पर पूछा अश्व शब्द का पर्यायवाची है। तो बच्चे आपको भी बताया था हाय और तुरंग, ये घोड़े का पर्यायवाची है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? अंबर और वसन, तो बच्चे ये कपड़ा का पर्यायवाची है, मतलब दूसरा नाम है कपड़ा का। बादल शब्द के पर्यायवाची हैं। बादल को क्या कहते हैं? तो बच्चे बादल को अम्बुद कहते हैं।
बच्चे नेक्स्ट है शतदल उत्पल वरिज किसके पर्यायवाची हैं? तो बच्चे कमल के पर्यायवाची है, कमल का ही ये नाम है। तो बच्चे आपको जो अभी ऊपर बताए गए थे उनको जरूर याद रखना है, वही है, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं हम। वृक्ष का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे वृक्ष का है। तो बच्चे वृक्ष का पेड़ भी होता है, तरु भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। अब बच्चे हम तत्सम और तद्भव को पढ़ेंगे। बच्चे तत्सम संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के लिखे जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। मतलब संस्कृत जो हिंदी में लिखे जाते हैं बिना परिवर्तन के, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम मतलब बच्चे शुद्ध, कुल मिलाकर क्या होता है? शुद्ध। वह शब्द जो संस्कृत के होते हैं लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन हो जाता है, तद्भव कहलाता है। तद्भव मतलब अशुद्ध है। बच्चे आप इस तरह याद कर लो, तत्सम मतलब शुद्ध, तद्भव मतलब अशुद्ध। बच्चे अग्न को लिखने का ये सही तरीका है, अग्न इस तरह लिखा जाता है। ये आग जो हम लिखते हैं डेली वो सब गलत है। क्षीर, खीर बच्चे गलत शब्द है, क्षीर हो जाएगा। घर को बच्चे गृह कहते हैं। जो संस्कृत शब्द है वो शुद्ध है और जो बच्चे हम हिंदी डेली लिखते हैं वो अशुद्ध है। आप इस तरह याद रखें। बच्चे शुद्ध और अशुद्ध को पहचानने का तरीका क्या है? भाई हम तत्सम को शुद्ध बोलते हैं और तद्भव को अशुद्ध। तो बच्चे जो क्षत्रिय वाला छा होता है वो शुद्ध होता है, और जिसमें खा लिखा हो और छा लिखा हो वो तद्भव अशुद्ध होता है। खा और छा अशुद्ध है और क्षत्रिय वाला छा शुद्ध है। तो बच्चे खेत को हम कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में तत्सम में? क्षेत्र। खार को छार, खंभा को स्तंभ, खीर को क्षीर। मतलब बच्चे छा को खा बना देना है या खा को छा बना देना है, जिसमें लिखने बोले मतलब खा को छा में बदल देगा, छा को खा में। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं दिक्कत। इसी तरह से और लिया गया, जहाँ पर छा है वहाँ पर खा कर दिया गया है, यहाँ पर छा है यहाँ खा कर दिया गया, छा है खा कर दिया गया है, छा है छा है। तो बच्चे अक्षर ये शुद्ध लिखा है, ये अशुद्ध है। कोई डाउट सर? नो डाउट। इसको आप रोक रोक के अच्छे से पढ़ लेना बच्चे। अब बच्चे वा जो है शुद्ध है, बा एक अशुद्ध है, इसे आपको याद रखना है। जहाँ बच्चे बा रहेगा वहाँ पर वा कर दो। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। बच्चे यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं, जैसे आम का जो शुद्ध होता है आम्र होता है। चैत का जहाँ ता देखो वहाँ त्रा का दो, चैत्र होता है। दूध का दुग्ध होता है। तालाब का तड़ाग होता है। नखत का नक्षत्र होता है। सर कोई डाउट? नो डाउट। आप क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चे हम क्वेश्चन करेंगे। अच शब्द का तद्भव है। हमने बच्चे बताया था जब तद्भव को मतलब अशुद्ध माना जाएगा, छा को क्या कर देंगे? खा कर देंगे। तो बच्चे छा को खा कहाँ पर लिखा गया है? बच्चे आँख में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर का को लाग कर दिया जाए। नेक्स्ट, पुहुप शब्द का तत्सम रूप है। पुहुप शब्द का तत्सम रूप है, तो पुहुप शब्द का तत्सम रूप बच्चे पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर खा को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। बच्चे सुहाग जो है एक अशब्द मतलब अशुद्ध शब्द है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? तत्सम सौभाग हो जाएगा। नेक्स्ट, खेत का तत्सम रूप है। बच्चे खे का हमने बताया था खा का छा हो जाएगा, तो बच्चे क्षेत्र हो जाएगा। कहने मतलब आपको जहाँ पर खा दिखे उसको छा कर देना है। कोई डाउट सर? नो डाउट। बच्चे सबसे खतरनाक बच्चों को यही लगता है
संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम और तद इसुमद। बच्चे जो संस्कृत व्याकरण में आपके सर्वनाम हैं, मतलब रूप धातु, तद है और इसुमद है। तद मतलब बच्चे होता है वह, और इसुमद मतलब होता है तुम। तद मतलब वह, इसुमद मतलब तुम। तो बच्चे क्या मुझे ये सब याद करना पड़ेगा? नो सर, याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सुमित सर एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप पलक झपकते ही आंसर को क्लिक कर पाएंगे। तो सर ट्रिक समझ लेते हैं। सर ट्रिक क्या है? सर ट्रिक ये है, आपको शब्द के अंत में देखना है। तो शब्द के अंत में अगर कोई भी सा हो, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, अगर उस पर छोटा ऊ की मात्रा लगा है, छोटा ऊ की मात्रा लगा है, बच्चे हमें देखना है शब्द के अंत में। क्लियर बच्चे? मात्रा लगा है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। सर नहीं समझ पाए। अगर किसी भी सा पर छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो बच्चे वहाँ पर क्या होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। एक ट्रिक है बच्चे 73। अगर बच्चे आपको कहीं पर सा पर छोटा ऊ की मात्रा दिखे, जैसे सा पर यहाँ पर बच्चे शब्द के अंत में सा पर छोटा ऊ की मात्रा है, शब्द के अंत पर सा पर छोटा ऊ की मात्रा है, शब्द के अंत पर, शब्द में के अंत पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो बच्चे आपने देखा तो तुरंत आपको सा पर छोटा ऊ की मात्रा दिखे 73 याद कर लेना। 73 मतलब क्या हुआ? 7 से सप्तमी विभक्ति और 3 से बहुवचन हो जाएगा। क्लियर बच्चे? सा पर छोटा ऊ की मात्रा 73। कोई डाउट? नो डाउट। आपको यही याद रखना, सा पर छोटा ऊ की मात्रा 73 बच्चे शब्द के अंत में होना चाहिए। दूसरी ट्रिक क्या है बच्चे? शब्द के अंत में कोई आधा वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण पर दो मात्रा, तो चतुर्थी विभक्त एक वचन होगा। बच्चे हम नहीं समझ पाए। अगर आपको शब्द के अंत में दो मात्रा, आसान ट्रिक, दो मात्रा है, शब्द के अंत में दो मात्रा है, तो आपको 41 याद करना है। 41 मतलब बच्चे 4 मतलब हो जाए चतुर्थी और 1 मतलब एक वचन। कोई डाउट? सर यहाँ पर आपने कितनी ट्रिक बताई? 2 ट्रिक बताई। सा पर छोटा ऊ मात्रा 73, शब्द के अंत में डबल मात्रा 41। याद सर? याद। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे हमें 2 ट्रिक याद हो गई है। शब्द के अंत में अगर भी के बाद विसर्ग है, मतलब भा पर छोटी की मात्रा हो और विसर्ग लगा हो, तो बच्चे शब्द के अंत में आप देख सकते हो भा पर छोटी की मात्रा, भा पर छोटी की मात्रा, विसर्ग लगा है तो 33। बच्चे भा पर छोटी की मात्रा 33, डबल मात्रा 41, बच्चे सा पर छोटा की मात्रा 73। याद? तो जो 33 मतलब 3 से तृतीया विभक्त और 3 से बहुवचन। कोई डाउट सर? नो डाउट। सर चौथी ट्रिक क्या है? शब्द के अंत में ता पर हलंत लगा हो, मतलब आधा ता जिसे बोलते हो, तो पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। सर कैसे? आप देखते हो शब्द के अंत में ता पर हलंत, ता पर हलंत, तो सप्तमी विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। बच्चे लेकिन इसमत जो होता है, यहाँ एक शब्द याद रखना, ये बहुवचन है, बाकी ये दोनों तो एक वचन है। पंचमी विभक्त एक वचन। तो बच्चे हमने बताया अगर ता पर हलंत हो तो 51 याद कर लेना। 51। कोई बच्चे डाउट? नो डाउट। सर नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ये गारंटी बच्चे। पांचवा, शब्द के अंत में अगर या पर ओ की मात्रा हो, या पर ओ की मात्रा और विसर्ग लगा हो, जैसे बच्चे यहाँ तयो, बच्चे इसे, तो आपको 672 याद रखना है। 672 बच्चे यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन कहा जाएगा। सप्तमी, षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन। अगर बच्चे शब्द के अंत में भ्याम लगा है, जैसे यहाँ पर बच्चे आप देखते हैं भ्याम, तो तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन, मतलब तृतीया भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, पंचमी हो सकते हैं और बहुवचन मतलब द्विवचन हो सकता है। तो 34 52, 34 52 भ्याम देखा, 34 52। कोई डाउट सर?
नो डाउट। बच्चे आपको लगता होगा बहुत याद करना है, बच्चे अब क्वेश्चन करते हैं। देखो इतने ट्रिक से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब बच्चे और अच्छा करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना मुझसे विभक्ति से। ज़्यादातर बच्चे यही गलत करते हैं। तो बच्चे आप शुरू के 2 लाइन याद कर लो। सह तौते तम तो तान तेन, यहाँ तक बच्चे याद कर लो। तम युवाम युवम, ताम युवाम युष्मान। बच्चे 2 लाइन याद कर लो इसमें कि 2 इसमें। सर नहीं याद करेंगे तब भी बना देंगे। अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं बच्चे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पर। लिखा बच्चे तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप। तो बच्चे आपको बताया था चतुर्थी विभक्त एक वचन मतलब 41। 41 का मतलब क्या बताया था बच्चे? डबल मात्रा लगा होगा शब्द के अंत में, वो आधा वर्ड होगा। तो बच्चे तस्से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तस्से। कोई डाउट सर? नो डाउट। अगर डबल मात्रा देखा चतुर्थी विभक्त एक वचन शब्द के अंत में, और उससे पहले एक कटा वर्ड होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है आधा वर्ड। कोई डाउट सर? नो डाउट। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे दूसरा क्या है? तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। अगर बच्चे सप छुटाऊ की मात्रा है, आपको बताया गया था, तो वहाँ पर एक मतलब बच्चे 73 याद करना। 73 सब अगर छुटाऊ की मात्रा है तो बच्चे 73, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाए तो बच्चा कौन सा हो जाएगा? ताश। सब छुटाऊ की मात्रा यही तो लगा है बच्चे। इसमाभि रूप इसमत शब्द का है। तो बच्चे आपको बताया गया था, अगर भा पर छोटी ई की मात्रा है, बच्चे भा पर छोटी ई की मात्रा है, तो वहाँ बच्चे आपको 33 याद करना। क्या? 33। बच्चे 2-4 बार बोलोगे आपको वैसे याद हो जाएगा। तो बच्चे तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। 33 मतलब क्या बच्चे? 3 से तृतीया और 3 से बहुवचन। कोई डाउट सर? नो डाउट। बच्चे एक ट्रिक 2 ट्रिक और देख लेते हैं। शब्द के अंत में अगर भ्या चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन हो सकता है। तो 453 बच्चे आपने वहाँ देखा, तुरंत याद आ गया होगा। जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे तुरंत याद हो जाएगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बस। अगर बच्चे शब्द के अंत में सा मतलब माँ पे हलंत, कोई बड़ा बड़ा है, जिसे सा पे बड़ा मात्रा है, सब बड़ा मात्रा है, और माँ पे हलंत हो, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा, जैसे तासाम तेसाम। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे। बच्चे यहाँ लिखा तस्मे शब्द में विभक्ति में वचन बताइए। तो बच्चे 2 मात्रा है, 2 मात्रा है तो 41। 41 मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कितना आसान। नेक्स्ट बच्चे ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो बच्चे ताभ्या, ताभ्या के बच्चे हमने क्या ट्रिक बताई, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। बच्चे ताभ्या मतलब भ्या है आखिरी में, भ्या है तो चतुर्थी पंचमी मतलब 453 कह सकते हो। तो बच्चे नहीं याद है तो भी हम कर देंगे एक ट्रिक से और बताकर आपको। तो बच्चे ताभ्या आए हैं, तो बच्चे यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हो। बच्चे चतुर्थी किस में होता था? जब 2 मात्रा होगा, तो ये तो होगा नहीं। पंचमी में ता पे हलंत होता था। बच्चे द्वितीय हो नहीं सकता, स्टार्टिंग में हमने कहा 2 लाइन याद कर लो ना बच्चे। तो चतुर्थी विभक्ति 453 बताया गया, चतुर्थी विभक्ति 453। तो बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 453 चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। कोई डाउट सर? नो डाउट। बच्चे इसमत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन है।
बच्चे इस्मत का क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति, तो बच्चे मतलब ता पे हलंत होगा, तो बच्चे इस्मत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा। बच्चे यहाँ पर दो है लेकिन आपका गा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बच्चे तेसाम, आपको बताया था अगर माँ पर हलंत है तो षष्ठी विभक्ति होगा, षष्ठी विभक्ति। तो बच्चे षष्ठी किसमें है, बच्चे आपको 63 याद कराया गया है, माँ पे हलंत तो 63। कोई डाउट, नो डाउट। बच्चे त्वाम, त्वाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे आपको 2 लाइन याद करने के लिए बताया गया था, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा त्वाम। सर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम वाच देखेंगे, वाच क्या है। तो बच्चे वाच क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है। अगर बच्चे कर्ता की प्रधानता है तो कर्मवाच मतलब कृतवाच, अगर बच्चे कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच, अगर बच्चे भाव की प्रधानता है तो भाववाच। कोई डाउट सर, नो डाउट। बच्चे वाच कितने प्रकार के, 3, कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो वाच के 3 प्रकार हैं बच्चे। बच्चे कृतवाच क्या है, जिस वाक में कर्ता की प्रधानता होती है कृतवाच कहलाता है। जैसे मोहन ने केला खाता है, मोहन ने केला खाता है, अजय पुस्तक पढ़ता है। बच्चे तो केला कौन खाता है, मोहन, मतलब कर्ता प्रधान है, तो बच्चे इसलिए कृतवाच। पुस्तक कौन पढ़ता, अजय, मतलब अजय क्या है, करता है, मतलब अजय पे पूरा फोकस जा रहा है, इसलिए कृतवाच तो होगा। बच्चे कर्मवाच नहीं समझ में, बच्चे ट्रिक भी है। कर्मवाच जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच कहलाता है। जैसे रोगी को दवा दी गई, तो बच्चे रोगी को दवा कौन देगा, डॉक्टर के द्वारा दी जाएगी ना। तो बच्चे जहाँ पर द्वारा आ जाए, आपको दिमाग लगाना, रोगी को कौन दवा देता है, डॉक्टर देता है, तो रोगी को डॉक्टर द्वारा दवा दी गई। बच्चे जहाँ पर द्वारा आ जाए वहाँ पर कर्मवाच। उससे पुस्तक पढ़ी गई, इसके अंदर क्या हुआ बच्चे, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। जहाँ पर बच्चे द्वारा आ जाए वहाँ पर कर्मवाच, जहाँ सिंपल सा हो वहाँ पर कृतवाच। अब बच्चे भाववाच क्या है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है भाववाच कहलाता है। बच्चे इसमें ट्रिक क्या, नहीं आएगा, जैसे उससे बैठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, मतलब उससे कोई काम हो ही नहीं पाता सही से, वहाँ पर भाववाच होगा। और ट्रिक क्या है, नहीं आ जाए। कोई डाउट, नो डाउट। सर आपने क्या ट्रिक बताई, आपने सर वाच 3 प्रकार के बताया। कृतवाच सिंपल सा सेंटेंस जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच द्वारा आ जाए, भाववाच नहीं आ जाए। कोई दिक्कत, नो। आगे बढ़ते सर। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक में वाच्य है। बच्चे नहीं आ गया, और नहीं के लिए बच्चे आपने बताया था भाववाच्य मार देंगे। वाच पूछा बच्चे, हमने नहीं देखा तुरंत मार दिया भाववाच। ट्रिक क्या है, अगर नहीं आएगा तो भाववाच, द्वारा आएगा तो कर्मवाच, सिंपल सा है तो कृतवाच। कोई डाउट, नो डाउट। सर आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य है। तो ये बच्चे सिंपल सा है, तो बच्चे क्या हो जाएगी, कृतवाच। कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। बच्चे नहीं आ गया, नहीं आपको जैसे बताया गया था नहीं, तो तुरंत बच्चे भाववाच। कोई डाउट, नो डाउट सर। सर इतनी बेहतरीन ट्रिक समर समर्थकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई,
बच्चे द्वारा आ गया है। बच्चे द्वारा किसके द्वारा होता है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य। कोई डाउट सर? नो डाउट। इतना आसान। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, इस वाक्य का वाच्य बताइए। बच्चे द्वारा आ गया कर्मवाच्य। कोई डाउट सर? नो डाउट। चलिए अब सो जाएं। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है तो बच्चे सिंपल सेंटेंस है तो कृतवाच्य मार दो। सर कितना आसान। द्वारा देखो क्रमवाच्य, नहीं देखो भाववाच्य, वैसे है सिंपल सा तो कृतवाच्य। सर कोई डाउट? नो डाउट। सर इसको पढ़ने के बाद आप एक प्रैक्टिस करिए विद्या क्वेश्चन बैंक से या अवतार से। आप देखना सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। बच्चे हमने पहले व्याकरण पढ़ाया तो 11 नंबर से आप प्रैक्टिस करना। जो पेपर आता है वहाँ 11 नंबर से आपके A to Z क्वेश्चन बनने लगेंगे। 11 से 20 तक आपको कोई गलत नहीं होगा। फिर आगे हम पढ़ाएंगे अभी जब गद्य साहित्य का और पद्य साहित्य का विकास, तो आपके 20 क्वेश्चन एकदम राइट जाने लगेंगे। कोई डाउट सर? नो डाउट। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो बच्चे क्या हो जाएगा? सिंपल सा है कृतवाच्य। क्या हो जाएगा बच्चे? कृतवाच्य। सर आगे बढ़ते हैं। सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो बच्चे भाववाच्य में, तो बच्चे बताया था इसमें काम हो नहीं पाता उससे। उसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। तो बच्चे ऐसा कहाँ लिखा है? आप ढूंढो इसमें। बच्चे नहीं तो होगा ही। तो बच्चे सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, बच्चे ये तो है नहीं। सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, ये भी नहीं है। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। बच्चे वो कर नहीं पाता, उठा नहीं जाता। तो बच्चे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। इस वाक्य का क्रमवाच्य। बच्चे क्रमवाच्य में बता द्वारा लग जाएगा। तो बच्चे द्वारा कहाँ पर लगा है? द्वारा कहाँ पर लगा है? तो ऑप्शन नंबर ए में। बच्चे आप देख सकते हो अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। तो बच्चे क्रमवाच्य में द्वारा हो जाएगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। बहुत बेहतरीन। वह अब भी बैठ नहीं सकता। वाक्य का भाववाच्य का रूप होगा। अब वह बैठ नहीं सकता। भाववाच्य, भाववाच्य में तो क्या था? नहीं। अब उससे बैठा नहीं जा सकता, ये तो होगा बच्चे। उससे अब बैठा नहीं जाता, उससे अब भी नहीं जाता बैठा, वह बैठ नहीं सकता। तो बच्चे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा वाला सही हो जाएगा। उससे अब भी बैठा नहीं जाता। सर आगे बढ़ते हैं। दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। वाक्य का कृतवाच्य। बच्चे यहाँ पर क्या लग जाएगा? द्वारा। कृत है तो द्वारा लगा देंगे। तो दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बच्चे ए को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट। सॉरी बच्चे यहाँ पर कृतवाच्य बोला है, हमने इसको कर्मवाच्य में बदल दिया। तो बच्चे सिंपल से इसको बनाना है। सिंपल सा बच्चे कौन सेंटेंस लिखा है? दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। कोई डाउट सर? नो डाउट। बच्चे अगर यहाँ पर कर्मवाच्य होता तो द्वारा लगाते हैं। सर कोई और तो गलती नहीं हुई? देख लेते हैं एक बार। ठीक सर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे वाच्य हमने पढ़ लिया। अब वाक्य का स्वरूप पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक अंक यहाँ से भी आएगा। वाक्य का स्वरूप। बच्चे वाक्य के प्रकार। वाक्य बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अगर बच्चे रचना के आधार पर पूछ ले तो तीन प्रकार बताना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बच्चे मैं भूल जाता हूँ कि अर्थ के आधार पर कितना होता है, रचना के। सर भूलना नहीं, रचना में कितने वर्ड हैं, 3। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार। अर्थ से आ, पहले बच्चे आ आया, आ से 8, पहले बच्चे आ आया तो 8 प्रकार हो याद रखना है। तो बच्चे कोई रचना के आधार पर पूछेगा तो 3, क्योंकि रचना में 3 वर्ड हैं तो 3 प्रकार, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर तो बच्चे यहाँ पर आ आया पहले, तो बच्चे आ से 8। बच्चे कौन कौन, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहावाचक वाक्य। सर आगे बढ़ते हैं। बच्चे सरल वाक्य क्या होते हैं और सरल वाक्य पहचानने के ट्रिक देखते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो सरल वाक्य होगा। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सर नहीं समझ में आया बच्चे, जिसमें एक क्रिया हो सरल वाक्य। जैसे मैं खाना बना रही, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही। तो बच्चे यहाँ बनाना क्रिया है, बनाना, पढ़ना, लिखना, धोना, ये सब बच्चे क्या है, क्रिया है। तो बच्चे बनाना, एक बार बनाना आया मतलब एक ही तो क्रिया है। श्री राम ने रावण को मारा, मारना बच्चे क्या है, क्रिया है, एक क्रिया है। जिसमें जिस वाक्य में एक क्रिया है वहाँ पर सरल वाक्य। सर क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा बच्चे क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को पहचानने की ट्रिक क्या है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बच्चे इसकी ट्रिक क्या है पहचानने की, और आएगा अगर किंत आया, परंत आया, तथा आया या आया, मतलब 2 वर्ड को, मतलब 2 वाक्यों को अलग करे तो बच्चे वो संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त मतलब 2 वाक्य, संयुक्त मतलब मिलना, जहाँ पर 2 वाक्य मिले कह सकते हो, या अलग करे या मिले, यहाँ पर मिले आप याद करो बच्चे। जैसे सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो बच्चे और आ गया, हमने कहा और दिखे, संयुक्त वाक्य। आंधी आई और हम घर भागने लगे, और आ गया बच्चे। और 2 वाक्य हैं, एक इधर आंधी आई हम घर भागने लगे, तो संयुक्त। क्लियर, एक क्रिया है तो सरल, इतना आसान। मिश्रित में क्या है बच्चा, मिश्रित वाक्य को पहचानने की ट्रिक, की आए, जो आए, जैसा, वैसा, वहाँ, कहाँ। तो बच्चे जैसे मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती, बच्चे जो आ गया मिश्रित। मुझे पता था कि तुम बाहर घूमने नहीं चलोगे, बच्चे की आ गया मिश्रित। बच्चे ये वर्ड आपको पहचानना है, अगर ये पहचान गए मतलब इसको आप याद कर लिए तो आप क्वेश्चन चंद सेकंडों में बना दोगे। अभी आप प्रैक्टिस करना 11 से बच्चे 11 नंबर से 20 तक आपके टोटल सही चले जाएंगे। और बच्चे जैसे हम गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का विकास पढ़ा देंगे, आप 1 से 20 तक प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये सुमित सर की गारंटी है बच्चे। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे वाक्य के घटक या अंग के भेद हैं, तो बच्चे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एक बच्चे विधेय और एक उद्देश्य, या उद्देश्य एक विधेय कह सकते हो। वाक्य के बच्चे कितने तत्व हैं, तो 4 हो जाएगा बच्चे। कोई डाउट सर, नो डाउट। अब बच्चे ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद है, आज से 8, आज से 8 ये पूछा जा सकता है और पूछा गया है बच्चे। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर बच्चे वाक्य कितने भेद, रचना में 3 वर्ण है, एक रा चाह ना 3 है तो 3, कोई दिक्कत, सारे इंपॉर्टेंट है। आंधी आई और हम भागने लगे,
रचना के आधार पर वाक रचना के आधार पर इस वाक का प्रकार है। तो बच्चे सरल वाक है कि मिश्रित वाक है कि संयुक्त वाक है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे हमने बताया था जहाँ पर और आ जाए, और में मतलब मिलना, दो मिल रहे, आंधी आई हम घर भागने लगे, मतलब दो वाक हैं, एक में मिला दिया और नहीं। तो बच्चे बताया गया और क्या है, दो वाक को जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक। कोई डाउट सर? नो डाउट। जैसे ही उसने औषध ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो बच्चे क्या होगा, जैसे शब्द आएगा, जैसे हमने बताया था जैसे आएगा, जैसे आए, की आए, वैसा आए, कहाँ आए, तो क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। सर कोई डाउट? नो डाउट। इतना आसान है, एक बार आप पढ़ते चले जाइए, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। बच्चे और आ गए, और मतलब संयुक्त वाक्य। कोई डाउट? नो डाउट। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। तो बच्चे एक वाक्य के भेद पर ये सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर देखना क्या है, एक क्रिया है। कोई डाउट सर? नो डाउट। सर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। संयुक्त वाक्य में रूप होगा। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है बच्चे, संयुक्त। तो बच्चे संयुक्त में आपको क्या था और लग जाएगा। तो बच्चे और कहाँ लगा है, बच्चे और कहाँ लगा है, तो बच्चे और ऑप्शन नंबर खा में लगा है। बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। कोई डाउट सर? नो डाउट। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। बच्चे जो आ गया, मिश्रित वाक या मिश्र वाक। कोई डाउट सर? नो डाउट। निम्नलिखित में मिश्र वाक है। तो बच्चे मिश्र में जो आ जाए, की आ जाए, तो जो 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 झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो बच्चे जो आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सरल वाक्य में, सरल मतलब एक सिंपल था सेंटेंस में। तो परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ऑप्शन नंबर खा को लॉक कर दी जाए। मतलब सिंपल सेंटेंस बना देना है। अब बच्चे यहाँ पर देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो विधानवाचक की क्या है, अगर कार्य हो रहा है या कार्य हो गया हो, इतिहास की बात की गई या किसी की क्वालिटी की बात की गई, सामान्य जानकारी की बात की गई हो, तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, एक जानकारी दी गई है, गगन अभी सो रहा है। गगन अभी भी काम हो रहा है, मतलब सोने का। तो बच्चे क्या है, विधानवाचक वाक्य। पर जब क्वेश्चन कहेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आता है, तो आप इसको एक बार ऐसे पढ़ते चलिए। निषेधवाचक वाक्य, निषेध जहाँ पर नहीं या मना कर दिया जाए, मना करना, तो वहाँ पर बच्चे निषेध। तो बच्चे ये इम्पोर्टेंट है, नहीं आ जाए या मना कर दे, निषेध। राम स्कूल नहीं जाएगा, बच्चे नहीं आ गया। घर के ऊपर खेलना मना है, घर के ऊपर खेलना मना है, मतलब मना कर दिए। वर्षा नहीं है, बच्चे नहीं है। इन उदाहरण में नहीं या मना का प्रयोग किया गया, इसलिए क्या है, निषेधवाचक है। कोई डाउट सर? नो डाउट। संकेत में बच्चे बीच में तो आएगा, शुरू में यदि या अगर आएगा, बीच में तो आया है तो वहाँ पर संकेत। बच्चे पीछे ता लगा है, इसलिए पीछे ता आया बीच में, तो तुरंत संकेत। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बच्चे पांचवा क्या, आज्ञा। आज्ञा या कोई देगा या आदेश, उपदेश या प्रार्थना, तो बच्चे क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। जैसे तुम बाहर खड़े हो जाओ, बच्चे हमें आदेश दिया है, हमेशा सत्य की राह पर चलो, आदेश दे रहा है, एक गिलास पानी लो, आज्ञा कर रहा है, कृपया शांति बनाए रखें, तो बच्चे प्रार्थना कर रहा है।
तो बच्चे ऐसे वर्ड देखो आप तुरंत अज्ञावाचक लगा दो। बच्चे संदेह में शायद, हो सकता है आए। संदेह मतलब हो सकती है, शायद आज बारिश होगी, शायद आए, हो सकता है स्कूल खुल जाए, तो मतलब संदेह हो रहा है तो संदेहवाचक हो जाएगा। प्रश्न में तो प्रश्नवाचक लगा रहेगा, आप चिन्ह से ही जाओगे जन जाओगे, लास्ट में प्रश्नवाचक तो प्रश्नवाचक वाक हो जाएगा। इतना आसान है। बच्चे लास्ट क्या है, विस्मय बोधक। तो बच्चे आपको ये शब्द याद रखना, अरे, आह, उप, ओह। तो बच्चे क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक, विस्मय वाचक वाक। सर अब ट्रिक मतलब देखते हैं। वर्षा होती तो अन्न उप जाता। तो बच्चे तो आ गया, तो आए तो हमने कहा था संकेत, पीछे ता है, बीच में अगर तो आए तो संकेत वाचक। कोई डाउट सर? नो डाउट। सर नेक्स्ट। बच्चे आह आ गया, आग आ गया तो मतलब हमने कहा विस्मय वाचक हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। सर आगे। बच्चे आह, अब वह न रहा, मतलब आह आ गया। आह मतलब हमने बताया था जब वहाँ पर आह देखो तो विस्मय वाचक हो जाएगा। सर मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। तो बच्चे यहाँ पर मदद मांग रहा है, तो बच्चे हमने कहा प्रार्थना कर रहा कुल मिलाकर, तो बच्चे ये आज्ञावाचक हो जाएगा। भाई मदद कर रहा, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा मदद करने के लिए, तो प्रार्थना ही तो होगा। संभव है आज वर्षा हो, तो बच्चे यहाँ पर क्या, संदेह। हमने कहा जब संभावना या शायद या हो सकता है तो संदेह हो जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ, नहीं आएगा, तो बच्चे नहीं के लिए क्या होता था, निषेध। ना से निषेध, ना से नहीं, ना से नहीं, ना से निषेध। इतना आसान बच्चे हैं। भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे मतलब आज्ञा हो जाएगा, आज्ञा वाचक। मुझे यहाँ आज्ञा नहीं होगा, इच्छा हो जाएगा, इच्छावाचक। सर आगे बढ़ते हैं। बच्चे बिकारी और बिकारी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब बात करेंगे बच्चे बिकारी और अबिकारी शब्द के बारे में। सबसे पहले जानेंगे बिकारी। बिकारी शब्द उनको कहा जाता है जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं। क्लियर बच्चे? बिकारी शब्द उनको कहा जाता है जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं। जैसे बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बच्चे ये शब्द क्या हैं? बिकारी हैं। अब बच्चे बिकारी में संज्ञा को और अच्छे से समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध कराने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब बच्चे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का नाम बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे व्यक्ति में आ जाएगा राम, वस्तु में हो जाएगा कुर्सी, स्थान में हो जाएगा लखनऊ। तो बच्चे ये सब क्या हैं? बिकारी शब्द हैं। सर्वनाम बच्चे जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह। तो बच्चे हमने अभी संज्ञा देखा। संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, तो बच्चे राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम क्या है? संज्ञा है। अब राम ना बोलकर मैं बोल दूं वह दौड़ता है, तो बच्चे राम के स्थान पर वह प्रयुक्त हो गया, राम के स्थान पर वह प्रयुक्त हो गया, तो वह बच्चे क्या है? एक सर्वनाम है। कोई डाउट? नो डाउट। यही तो बताएगा बच्चे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम है। तो हमने कहा राम दौड़ता है,
बट राम ना दौड़ता होकर हमने अब बोल दिया वह दौड़ता है, तो राम के स्थान पर वह बोल दिया ना, तो बच्चे वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कोई डाउट सर? नो डाउट। अब बच्चे हम विशेषण देखेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, हमने कहा राम अच्छा लड़का है, मतलब राम की विशेषता बता रहा हूँ। राम क्या है? अच्छा है। वह बहुत अच्छा है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, मतलब सर्वनाम की भी। अभी तक राम था तो संज्ञा था, अब वह कह दिया तो सर्वनाम हो गया। और वह बहुत अच्छा है, तो बच्चे उसकी विशेषता बता रहा हूँ अच्छे की। कोई भी दिक्कत बच्चे? बच्चे क्रिया क्या है? पढ़ना लिखना धोना नहाना, ये सब क्या बच्चे? क्रिया है। तो बच्चे विकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब विकारी है, और इसके अंतर्गत जो कुछ भी आता है ये सब बच्चे क्या हैं? विकारी हैं। जैसे किसी के नाम आ गया, वह आ गया, ये सब विकारी माने जाएंगे। सर अब इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वह पद कहलाते हैं। विकारी पद कहलाते हैं कि अविकारी पद कहलाते हैं, प्रत्यय पद कहलाते हैं कि अपव्यय कहलाते हैं। तो बच्चे अभी आपको बताया विकारी वो होते हैं जिनके अलग अलग रूप मिलते हैं वाक्य में, वो विकारी पद कहलाते हैं। क्लियर बच्चे? मतलब जो बदले जा सकें। जैसे बच्चे लड़के हमने बोला, लड़के को हम लड़का भी लिख सकते हैं, मतलब बदल जा सकता है। घोड़ा का बच्चे हम घोड़े लिख सकते हैं, मतलब जो शब्द बदले जा सके वही विकारी होता है। अविकारी क्या होता है बच्चे? जो बदले ना जाए। जैसे और हमने लिख दिया बच्चे, क्या लिख दिया? और। बच्चे और को हम बदल सकते हैं? नहीं, और को तो हम और ही लिखेंगे। और जिससे बच्चे हम घोड़े लिखें, घोड़े को हम एक घोड़ा है तो घोड़ा लिख देंगे। तो बच्चे ये बदला जा सकता है ना, बट ये और नहीं बदला जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझा दिया। अब बच्चे पूछ लिया है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो बच्चे काला कि छोड़ा कि लड़का कि वह। तो बच्चे लड़का तो एक सर्वनाम है, बच्चे लड़का तो एक संज्ञा है, सॉरी लड़का, लड़का क्या है? एक संज्ञा है। काला क्या है? विशेषता है, बता रहा है, मतलब विशेषण है। छोड़ा क्रिया है, छोड़ना। अब बच्चे फिर सर्वनाम क्या हो जाएगा? वह, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। बट ये किस में आता है? विकारी में। कोई डाउट सर? नो डाउट। अब बच्चे हम अविकारी देखेंगे। अविकारी तो और आसान है। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है अव्यय। अविकारी का दूसरा नाम अपव्यय भी है। जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी होते हैं। बच्चे ये कभी बदले नहीं जा सकते। अविकारी बच्चे चार प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, और बच्चे एक निपात भी कहीं कहीं दिया होता है, तो निपात भी याद कर लेते हैं। बट बच्चे यही चार में से आपको एक मिल जाएगा। अब बच्चे क्रिया विशेषण में क्या आता है? जैसे राम धीरे धीरे चलता है, मतलब यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही। राम चलता है, चलना क्या क्रिया है, और धीरे धीरे मतलब चलता कैसे? धीरे धीरे, मतलब चलने की विशेषता बताई जा रही, तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे वह बहुत सुंदर गाता है, मतलब गाना क्या है? क्रिया है। सुंदर क्या है? विशेषता बताई जा रही, तो क्रिया विशेषण हो जाएगी। संबंध बोधक में बच्चे क्या आ जाएगा? पेड़ के नीचे गाय बैठी है, मतलब ये संबंध पेड़ और गाय का संबंध बता रही, एक दूसरे से रिलेशन को बताता है, तो वो संबंध बोधक हो जाएगा। समुच्चय बोधक, ईश्वर और रजत मित्र हैं। ईश्वर और रजत मित्र है। ईश्वर बच्चा कोई बच्चे का नाम है,
और रजत भी किसी का नाम है, तो ये दोनों मित्र हैं, एक समुच्चय बोधक हो गया। बच्चे समुच्चय बोधक की ट्रिक क्या है? और मिल जाए, परंतु मिल जाए, किंतु मिल जाए, तो बच्चे समुच्चय बोधक मतलब दो वाक्य को मिलाए। जैसे समुच्चय, समुच्चय मतलब होता है मिलना, सेट। तो बच्चे और, किंतु, परंतु ये सब दिखाई दे तो हो जाएगा समुच्चय बोधक, मतलब दो वाक्य को मिला दे। विस्मय बोधक में बच्चे तो सबसे आसान ट्रिक है, अरे ओह, ऐसे शब्द आए तो बच्चे वो विस्मय बोधक हो जाएगा। जैसे अरे तुम कब आए, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, तो क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक। बच्चे इसकी ट्रिक आगे हमने बताई भी है सारी, वही विकारी में आ गया है। तो बच्चे यहाँ तो सवाल कैसे बनते हैं? अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे पहला ऑप्शन है अपव्यय पद, अव्यय पद, व्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे अव्यय पद हो जाएगा। अपव्यय मत बोलना बच्चे, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आ है, अव्यय पद, और इसी को अविकारी पद भी बोला जाता है। सर कोई डाउट? नो डाउट। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक, तो बच्चे प्रतिदिन है ऑप्शन में, बहुत, स्वयं। तो स्थान के बारे में कौन बता रहा? तो आसपास, आसपास ये स्थान खाली है लोग कहते भी हैं, तो आसपास क्या है? एक स्थान बोधक है। अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द, बच्चे आपको ऐसे भी ध्यान रखना, अविकारी कभी बदला नहीं जा सकता है, विकारी को हम बदल सकते हैं। तो बच्चे इंद्र, इंद्र तो किसी का नाम ही तो संज्ञा है, और संज्ञा तो बच्चे विकारी में आता है। गाय किसी का नाम है, संज्ञा है, ये तो किस में आता है बच्चे? विकारी में आता है। आप सर्वनाम है, तो बच्चे ये भी विकारी में आता है। तो बच्चे ये यथासंभव, और यथासंभव को हम बदल भी नहीं सकते हैं। जैसे गाय को बच्चे तो हम बदल सकते हैं, गाय को गाये लिख सकते हैं, तो यथासंभव क्या हो जाएगा? अविकारी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बच्चे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम पढ़ाए हो या ना पढ़ाए हो, आप आसानी से बना सकते हैं। मेन मुद्दा बच्चे है आप कंसेप्ट को समझते चलें। विकारी पद नहीं है। अब बच्चे तीन विकारी होंगे, एक नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर गाय, गाय एक संज्ञा है, तो ये तो विकारी है। सभा भी एक विकारी है, एक नाम है। सभा का हम सभाएं भी लिख सकते हैं, इसे भी समझ सकते हो। रमेश एक नाम संज्ञा है, तो बच्चे विकारी पद कौन सा? प्रतिदिन, ये अविकारी है। कोई डाउट सर? नो डाउट। वह अचानक चला गया, वाक में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण परिचय है। तो अचानक, बच्चे अचानक हो गया, तो ये बच्चे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह अचानक चला गया है, जाना क्या बच्चे? क्रिया है, और अचानक क्या है? मतलब चला गया अचानक, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो ऑप्शन नंबर ग को लॉक कर दिया जाए। अरे वाह, तुम नृत्य भी कर सकती हो, तो हम कहा अरे आ जाए, वाह आ जाए, संबोधक आ जाए, तो क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक। कोई डाउट सर? नो डाउट। रोहन यहाँ नहीं आया था, बच्चे जो अंडरलाइन है इसके बारे में बताना है। यहाँ को, यहाँ क्या है? तो बच्चे यहाँ एक स्थान के बारे में बता रहा है, यहाँ नहीं आया मतलब एक स्थान पर। जैसे हम दिल्ली में खड़े हैं, तो हम रोहन दिल्ली नहीं आया, तो यहीं तो बताएंगे। तो स्थान के बारे में बता रहा बच्चे, तो स्थान वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। सर कोई डाउट? नो डाउट। प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। तो हमने बच्चे अभी आपको बताया, अगर और आ जाए, परंतु आ जाए, ताकि आ जाए, किंतु आ जाए, तो बच्चे वहाँ पर क्या हो जाएगा?
समुच्चय बोधक, मतलब वाक्य को जोड़ रहा है। बच्चे इतना वाक्य एक में हो जाएगा ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, इतना एक में। इन दोनों वाक्य को कौन मिला रहा है? ताकि मिला रहा है। तो बच्चे ये कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक। सर आगे बढ़ो। अब बच्चे हमारा स्टार्ट हो गया हिंदी गद्य का विकास, जो कि यहाँ से आपका 5 नंबर आने वाला है। तो सर हिंदी गद्य का विकास में पहले हम जानेंगे इनका काल कब से कब तक चला, समय सीमा जिसे बोलते हैं। तो बच्चे जो हम यहाँ पर कंटेंट को बताते हैं, ये सारे बातें आपको याद होना चाहिए अगर आप 20 में 20 नंबर लेना चाहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आपको भारतीय युग कब से कब चला याद होना चाहिए, 1868 से 1900 तक। बच्चे द्विवेदी युग कब से चला, 1900 से 1922 तक। तो बच्चे दोनों याद होने चाहिए। शुक्ल युग बच्चे कब से चला, छायावादी युग जिसे बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सन 1919 से 1938 तक चला। बच्चे इसको याद करने के लिए आसान ट्रिक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, सन 1919 में। तो वैसे आपको शुक्ल युग छायावादी युग को जलियांवाले हत्याकांड से याद कर लेना है, 1919 से 1938 तक। अब बच्चे इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएगा, शुक्ल युग की कालावधि है, मतलब समय सीमा है। तो भैया शुक्ल युग मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से हमने याद किया 1919 से 1938। बच्चे इसे द्विवेदी युग का पूछ लेगा, ऐसे भारतीय युग का, तो आप याद कर लो। हम हर क्वेश्चन को यहाँ पर करा नहीं पाएंगे सर। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उनको फिर से लिख दे रहा हूँ, बाकी कंटेंट में इससे बाहर नहीं जाएगा। अब बच्चे यहाँ से हम पूछ रहे हैं छायावादी युग या शुक्ल युग के कवि हैं, और इन्हीं कवियों से संबंधित रचनाएं पूछी जाएंगी। बच्चे इन्हीं कवियों से संबंधित रचनाएं पूछी जाएंगी। तो भैया छायावादी युग या शुक्ल युग के कवि कौन से हैं, ये भी पूछ लेता है विकल्प में। तो बच्चे सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छायावादी युग का निबंधकार और आलोचक भी माना जाता है। तो बच्चे यहाँ पर एक शब्द और याद रखना, इन्हें आलोचक भी कहा जाता है, आलोचक, और जिसे निबंधकार भी कहा जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। सर क्लियर? तो ये छायावादी युग के कवि हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं। आलोचक आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद से लेकर सुमित्रा नंदन पंत तक 4 कवि छायावादी युग के 4 स्तंभ माने गए हैं। तो बच्चे छायावादी युग के 4 स्तंभ को याद कर लो, ताकि आपको छायावादी युग के कवि याद रहेंगे। बच्चे प्रेमचंद छायावादी युग के कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी युग के कवि हैं। गुलाब राय बच्चे छायावादी युग के कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी छायावादी युग के कवि हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र छायावादी कवि। तो बच्चे इन्हीं से संबंधित रचनाएं पूछी जाएंगी। बच्चे जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद से एक रचना 100% पूछी जाएगी। तो बच्चे हम पहले जयशंकर प्रसाद के रचना को देख लेते हैं। तो बच्चे स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, एक घूट, जन्मयज्ञ का नाक यज्ञ। तो बच्चे ये क्या है? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। बच्चे ध्रुव सामनी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, और अजातशत्रु ये नाटक। बच्चे कैसे नाटक आपको याद रखना, इसकी विधा क्या है, नाटक है, कभी कभी विधा ही पूछ लेता है। तो बच्चे स्कंदगुप्त एक राजा थे, अजातशत्रु एक राजा थे, चंद्रगुप्त एक राजा थे, ध्रुव सामनी एक राजा की रानी थी।
तो बच्चे ये सब किस में होते हैं? आप जैसे नौटंकी वगैरह नाटक वगैरह देखते हो तो उसमें राजा का पाठ होता है। तो बच्चे सब राजा पहले से थे, तो बच्चे नौटंकी से ये सब राजा के नाम हैं। तो राजा किस में होते हैं? नौटंकी में होते हैं, इसलिए नाटक से आप ये नाटक हो जाएगा। आप ऐसे ही याद कर सकते हो। एक घूट एक नाटक है, कहाँ मतलब इसको खेला जाता है बच्चे, गेम है मतलब। जैसे आप 15 अगस्त को एक घूट को नाटक में दिखा सकते हो, वैसे एक नाटक है जिनमें का नाग यज्ञ, ये भी एक बच्चे नाटक है। तो बच्चे जयशंकर प्रसाद के नाटक से क्वेश्चन आ सकता है। अब बच्चे इनकी कहानियां कुछ हैं। आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट कहानियां हैं। तो बच्चे एक रचना जरूर आएगा। बच्चे इनके उपन्यास कौन कौन से हैं जयशंकर प्रसाद के? कंकाल, तितली, इरावती, आपूर्ण, बच्चे इनके उपन्यास हैं। सर इनको याद कर लीजिएगा। अब बच्चे यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रचना है कामायनी, जयशंकर प्रसाद के एक महाकाव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे है कामायनी। अब बच्चे प्रेमचंद की रचनाओं की बात करते हैं। प्रेमचंद को एक उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चे गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, बच्चे सब क्या है? प्रेमचंद जी के उपन्यास है। अब बच्चे हम महादेवी वर्मा के बारे में बात करेंगे। महादेवी वर्मा, तो बच्चे इन्होंने यामा लिखा है रचना एक, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये संस्मरण है अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, ये सब किसके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। अब बच्चे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर आप याद रखिएगा। शुक्ल युग के निबंधकार माने जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बच्चे यहाँ पर, और आप आलोचक भी कहते हैं, आप याद रखो, या तो लिख लीजिए बच्चे, आलोचक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। शुक्ल युग के इतिहासकार बाबू गुलाब राय हैं बच्चे। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? मतलब शुक्ल युग कैसे आया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने पहले कभी लिखाया भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं शुक्ल युग के पहले कवि। शुक्ल युग के अन्य नाम क्या है बच्चे? इसे छायावादी युग कहा जाता है। प्रेमचंद इसमें मुख्य है, इसलिए प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद युग भी मुख्य है, इसलिए जय प्रसाद युग भी कहा जाता है। इसी कारण है कि इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बच्चे रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि गुलाब राय, कि भगवत शरणोपाध्याय, कि जयप्रकाश भारती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चे हमने जितने छायावादी कवि लिखाए इनसे ही संबंधित रचना पूछी जाएगी। तो बच्चे रस मीमांसा हो गया आपका, रिपीट हो गए क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं। तो बच्चे चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। तो बच्चे अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा की रचनाकार हैं। तो बच्चे जयशंकर प्रसाद हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि धर्मवीर भारती हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं। तो इसका राइट आंसर क्लिक किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर आगे बढ़ते हैं। उपन्यास बच्चे
भूले बिसरे चित्त के लेखक हैं। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है भगवती चरण वर्मा। सर आगे बढ़ते हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरे जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौधा। तो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित रचना है मेरी असफलताएं। इम्पोर्टेंट है बच्चे, इम्पोर्टेंट है बच्चे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं। सर आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। कलम के सिपाही के लेखक हैं। अमृत राय हैं कि प्रेमचंद हैं कि गुलाब राय हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कलम के सिपाही अमृत राय। सर आगे बढ़ो। अब बच्चे हम हिंदी पद का विकास, जो कि इधर से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो बच्चे भारतेंदु युग आपको बता ही दिया गया था, द्विवेदी युग भी बता दिया गया था। अब बच्चे रीत काल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, सन 1643 से 1843 तक चला है। रीत काल के मुख्य कवि बिहारी, मतीराम, भूषण और घनानंद जी हैं। इनसे संबंधित रचना पूछी जाएगी। जिस काल के कवि हैं वही काल के रचना पूछी जाएगी। तो आप में रीत काल यहाँ मुख्य है, बाकी ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। अब बच्चे रीत काल की कालावधि है। तो बच्चे अभी बताया गया इसमें दोनों 43 हैं, 1643 से 1843। आप देख सकते हो बच्चे 43 देखो लास्ट में वही आपका रीत काल हो जाएगा। तो इससे आसान और नहीं किया जा सकता। तो बच्चे 1643 से और 1343 वाला होगा, 1843 है। 1643 से 1843। एक बार फिर से बच्चे दिखा देते हैं। हाँ 1843। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम देखेंगे प्रगतवादी युग। तो बच्चे प्रगतवादी युग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय सीमा है 1936 से 1943। मतलब बच्चे देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947। तो आपको याद करना उससे पहले की बात है, 1936 से 1943। प्रगतवादी युग के कवि कौन थे उस समय? केदारनाथ थे, रामविलास शर्मा थे, नागार्जुन थे। और प्रगतवादी युग की विशेषताएं भी पूछी जाती है। तो मानवतावादी प्रवृत्ति थे के लोग थे, विद्रोह की भावना थी, ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना थी। मतलब आज़ादी से पहले लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, लड़ाई की भावना बहुत थी, मानवतावादी की प्रवृत्ति थी। तो बच्चे ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है प्रगतिवादी युग से। क्वेश्चन यहाँ से बच्चे बनेंगे। प्रयोगवादी युग की समय सीमा क्या है बच्चे? 1943 से 1953। तो प्रयोगवादी युग के कवि हैं, अज्ञे हैं बच्चे। इन्हें जनक भी माना जाता है प्रयोगवाद का। और धर्मवीर भारती हैं और गिरजा कुमार माथुर हैं, मुक्तिबोध हैं। बच्चे प्रयोगवादी में प्रयोग बहुत किए गए थे, खोज बहुत की गई है। तो मतलब क्या बच्चे? विज्ञान संबंध जैसे बिंबों, प्रतीकों, नवीन उपमानों का प्रयोग किसमें हुआ बच्चे? प्रयोगवादी में। इसकी विशेषता है। इसमें बच्चे जब खोज की तो निराशा हुआ, नास्ता हुआ, और अहंकारवाद था, अहमवाद था, व्यक्तवाद था, यथार्थवाद था। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे आपको जो कंटेंट कराए जा रहे हैं, अगर ये आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अब बच्चे यहाँ पर छायावाद युग की एक विशेषता आपको जरूर याद रखना है, श्रृंगार और प्रेम वंदना है बच्चे, इम्पोर्टेंट। बच्चे यहाँ तार तब तक का प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। प्रथम
प्रथम प्रकाशन तारतम्य का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1943 है। बच्चों आपको ये याद रखना है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। और द्वितीय बच्चे कब है तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष? तो बच्चे 8 ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा। तृतीय कब है बच्चे? इसी में 8 ऐड कर दो तो 1959 हो जाएगा। अगर बच्चे इसमें 20 ऐड कर देंगे तो चतुर्थ 1979। तो बच्चे आपको इस तरह याद रहेगा। बच्चे एक याद कर लिया, उसमें 8 याद करो, द्वितीय बता दोगे। बच्चे तृतीय बताना हो तो फिर ऐड कर दो, मतलब 16 ऐड कर दो, तृतीय में आ जाएगा। अगर चतुर्थ बताना है तो तृतीय में 20 ऐड कर दो। कोई डाउट सर? नो डाउट। अब बच्चे यहाँ पर एक मुख्य रचना है, प्रिय प्रवास की रचना है। प्रिय प्रवास रचना है किसकी बच्चे? अयोध्या सिंह हरिओध की। कोई डाउट सर? नो डाउट। तो बच्चे जितने कंटेंट हम कराए हैं उनको जरूर याद रखना है। अब बच्चे हम रीत काल के बारे में जानेंगे। तो बच्चे ये सारे रीत काल के कवि हैं, बट रीत काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। बच्चे पहला रीतबद्ध काल। रीतबद्ध काल में चिंतामणि, केशव, भूषण, मतीराम, पद्माकर ये आते हैं। तो पूछेगा निम्न में से रीतबद्ध काल के कवि हैं, तो आपको 4 ऑप्शन होगा, 3 जो रीत कालबद्ध से नहीं होंगे और 1 होगा, तो आपको वही ऑप्शन को टिक कर देना है। कोई डाउट बच्चे? नो डाउट। आगे बच्चे रीत मुक्त के कवि हैं घनानंद, बोधा ठाकुर, आलम, और रीत सिद्ध के बिहारी हैं। तो बच्चे इसमें एक ही कवि हैं बिहारी। कोई डाउट सर? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। बच्चे ये जो कंटेंट हम बता रहे हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे यहाँ हम ज़्यादा विकल्प नहीं कराए हैं, कंसेप्ट ज़्यादा बताए हैं, तो उस कंसेप्ट को याद रखना। अगर ये कंसेप्ट आपको याद है तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में जो आपसे ना बने। इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बात को ध्यान रखें। रीत काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो बच्चे रीत काल की प्रमुख विशेषताएं श्रृंगार रस की प्रधानता जिसमें मिले, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये रीत काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं। बच्चे लोकायतन के रचनाकार पूछा है, तो बच्चे लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चे सुमित्रानंदन पंत। सर आगे बढ़ते हैं। दीप शिखा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो दीप शिखा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किया जाए। राम की शक्ति पूंजा, राम की शक्ति पूंजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास, आचार्य केशवदास जी हैं। केशव की रचना है, केशव की रचना बच्चे रामचंद्रिका है। आधुनिक काल की समय अवधि आपको बताया गया था, आधुनिक काल की 1843 से वर्तमान तक। नई कविता की प्रमुख विशेषता है। तो भैया बच्चे नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा बौद्धिकता की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता। बच्चे आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, नई कविता प्रयोगवादी युग से विकसित हुई है। नई कविता प्रयोगवादी युग से, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो प्रयोगवादी वाला ही ऑप्शन मार देंगे। कोई डाउट बच्चे? नो डाउट। सर आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो बच्चे ये रचना हरिवंश राय बच्चन का है, जो कि एक आत्मकथा है, जो कि एक आत्मकथा है। और बच्चे नीड़ का निर्माण फिर से
ये भी एक रचना हरवंश राय बच्चन की है। साकेत महाकाव्य की रचना है। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चे आपके 112 बहुविकल्पीय प्रश्न कराए गए हैं। बच्चे आपको बता दूं 112 बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें के जो कंटेंट बताए गए इस वीडियो में अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। तो सभी छात्रों को हिंदी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।